अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर्स में। अभी तक कुछ एरियाज़ हम कवर कर चुके हैं रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट वर्क, लाइक इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट में डिफरेंस क्या था, इंटरनल ऑडिटर के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंटरनल ऑडिटर क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस रिलेटेड हमने कुछ बातें कर ली। सो मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इन चैप्टर 11। क्या हमने नाम रखा था चैप्टर 11 का? रिलायंस ऑन वर्क ऑफ अदर्स। रिलायंस ऑन वर्क ऑफ अदर्स के ड्यूरिंग ऑडिट हमें क्या करना पड़ता है? किसी के काम पर रिलाई करना पड़ता है। किसी कौन? कोई ऑडिटर नहीं, ऑडिटर के अलावा मीन ऑडिट टीम के अलावा किसी के काम पर रिलाई करना, ये क्या है? रिलायंस ऑन वर्क ऑफ अदर्स। किसके काम पर रिलाई करना पड़ता है ड्यूरिंग ऑडिट? हमें किसी एक्सपर्ट के काम पर रिलाई करना पड़ता है, हमें इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई करना पड़ता है, या कुछ और लोग भी हैं जिनके कामों पर रिलाई करना पड़ता है, लाइक हमें कंपोनेंट ऑडिटर के काम पर रिलाई करना पड़ता है, स्पेशली इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट। हमें रिलाई करना पड़ता है किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो सपोज क्लाइंट का कोई अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसके काम पर भी। हमें रिलाई करना पड़ता है प्रीडिसेसर मीन प्रीवियस ईयर ऑडिटर के काम पर भी। तो और भी कुछ लोगों के काम पर हमें रिलाई करना पड़ता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये दो एरियाज हैं रिलायंस ऑन वर्क ऑफ अदर्स रिलेटेड, कि एक्सपर्ट के काम पर हमें रिलाई करना है तो कैसे करना है, और इंटरनल ऑडिटर के काम पर हमें रिलाई करना है तो कैसे करना है। और कल हमने जो है वो स्टार्ट कर लिया कहाँ से? ये इंटरनल ऑडिटर के काम पर हमें रिलाई करना है तो कैसे करना है, लेकिन वो रिलाई करने से पहले हमने इंटरनल ऑडिटर की कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली। इंटरनल ऑडिटर होता कौन है? तो कंपनी का एम्प्लॉई होता है जिसका मेन काम है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो 5 इसकी एक्टिविटीज़ थी, कुछ 4 इसके बेनिफिट्स थे, इसके साथ कोई 3-4 प्रॉब्लम्स भी थी, और हमने इसकी इंडिपेंडेंस रिलेटेड भी बातें कर ली कि इंडिपेंडेंस कब इंश्योर होगी? जब इसका एनुअल वर्क प्लान जो है वो ऑडिट कमेटी सेट करेगी, जब हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी करेगी, जब ये अपना काम रिपोर्ट करेगा टू ऑडिट कमेटी, जब इसकी रोटेशन भी होगी एवरी 3 to 5 ईयर्स, और साथ ये कोई अपने ही काम को चेक करने के लिए मीन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर को हमने डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। क्या डिफरेंस थे? कोई क्वालिफिकेशन का डिफरेंस था, रिपोर्टिंग का डिफरेंस था, अपॉइंटमेंट का डिफरेंस था, इसके अलावा इंडिपेंडेंस का डिफरेंस था। तो हमने कुछ डिफरेंसेस भी कवर कर लिए। फिर हमने देखा कि इंटरनल ऑडिटर के काम पर हमें रिलाई करना होता है कहाँ पे? 2 जगहों पे। एक यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की सूरत में, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की सूरत में, और दूसरा हमने इसके काम पर रिलाई करना है डायरेक्ट असिस्टेंस की सूरत में। तो 2 तरह से इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई किया जा सकता है, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और दूसरा डायरेक्ट असिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या है कि हमने ईयर एंड पे इंटरनल ऑडिटर को बुलाया और इसे कहा कि यार तूने जो काम ड्यूरिंग ईयर परफॉर्म किया ज़रा हमें ला के दिखा। इसने ला के दिखाया, हमने देखा अगर हमसे रिलेटेड है, लाइक कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसने अच्छे परफॉर्म किए हुए हैं, तो इसी के वर्किंग पेपर हमने यूज़ कर लिए। तो ये क्या है? यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मीन हमने इससे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया, इसने जो काम अपना रूटीन किया हुआ था वही हमने यूज़ किया, वही वर्किंग पेपर हमने यूज़ कर लिया। डायरेक्ट असिस्टेंस क्या है कि हमने इंटरनल ऑडिटर को बुलाया, अब इसका काम नहीं देखा, अब हमने क्या कहा उसे कि यार ये काम तूने हमारे लिए भी करना है, या तू अपना रूटीन काम तो कर रहा है लेकिन हमारे लिए तूने ये एक्स्ट्रा काम भी हमें करके देना है। तो ये क्या है? डायरेक्ट असिस्टेंस। मीन इधर जो उसने ऑलरेडी वर्क परफॉर्म किया उसको अब हम यूज़ कर रहे हैं, इधर नहीं, उसे रिक्वेस्ट करके हम अपने वर्क में कुछ असिस्टेंस ले रहे हैं। सो यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर हम कल कवर कर रहे थे, और कवर करते हुए हमने क्या देखा कि अगर हमने इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई करना है तो रिलाई करने से पहले हमें जो है वो क्या देखना है? एक तो इसकी कॉम्पिटेंस देखनी है, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज इसके पास है या नहीं, स्किल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं, और उसका डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी रिसोर्स है या नहीं। दूसरा हमने क्या देखना है? इसकी ऑब्जेक्टिविटी इन इंडिपेंडेंस। वही इंडिपेंडेंस के 5 पॉइंट, रिपोर्ट किसको करता है, अपॉइंटमेंट इसको कौन करता है, एनुअल वर्क प्लान कौन सेट करता है, ऑडिट कमेटी को करना चाहिए तीनों काम, रोटेशन होती है नहीं होती,
कहीं अपने ही काम को चेक तो नहीं करता, इनकी कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं है। तीसरा, इसके काम पर रिलाई करने से पहले हमने क्या देखना है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करता है या नहीं करता, मीन इसका वर्क प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, डॉक्यूमेंट्री रिव्यूड है या नहीं, और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इसके वर्क के ऊपर है या नहीं है। हाँ, इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी पूरी नहीं हो रही तो फिर हमें इसके काम पर रिलाई नहीं करना। सो यहाँ तक चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि इंटरनल ऑडिटर के काम को हमने यूज़ करना है तो उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, मीन कहाँ पे हमने इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करना है। तो एग्जांपल क्या है कि हम कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है, लाइक टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की सूरत में इसके काम को यूज़ कर सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम इसके काम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करवाने हैं वो हाईली जजमेंटल एरिया नहीं होना चाहिए। क्यों? उसमें हमें खुद काम करना है। क्यों? वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, जहाँ पे जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। क्या एग्जाम्पल है इसके काम को यूज़ करने की? इससे हम जो है वो इन्वेंट्री काउंट अटेंड करवा सकते हैं, इससे हम जो है वो ट्रांजैक्शन की ट्रेसिंग जो है वो करवा सकते हैं, लाइक सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम के अंदर देखना है GRN के पीछे जो है वो ऑर्डर हैं या नहीं, पीछे परचेज एक्विजिशन है या नहीं। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, उसकी टेस्टिंग का काम भी हम इसे करवा सकते हैं, जो इसका रूटीन का काम भी है। अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन, लाइक कंपनी के सिस्टम का नॉलेज लेके कोई फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन इसने प्रिपेयर की हुई है, लाइक नैरेटिव नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो हम इसके भी यूज़ कर सकते हैं रादर देन अपने प्रिपेयर करना। इसके अलावा हम कहाँ पे काम करवा सकते हैं, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। कौन सी रिस्क असेसमेंट? ऑडिट रिस्क असेसमेंट नहीं, बिजनेस रिस्क असेसमेंट, जो इसने ऑलरेडी की होती है। तो क्लाइंट के बिजनेस के क्या क्या रिस्क है, तो वो असेसमेंट भी हम इसे ले सकते हैं, जिसकी बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑडिट रिस्क हर बिजनेस रिस्क से क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ एरियाज हैं या कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम यूज़ ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की सूरत में, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ नॉन जजमेंटल एरिया की सूरत में, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट की सूरत में, ट्रेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू द सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशंस, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में, या फिर रिस्क बिजनेस रिस्क असेसमेंट की सूरत में। अब अगर हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करने जा रहे हैं तो इसके काम पर हमने रिलाई करने से पहले इसके काम को इवैल्यूएट करना है। अब वो इवैल्यूएट कैसे करना है, हमने डिसाइड कर लिया कि वो ऊपर वाली तीन चीज़ें, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक अप्रोच भी ठीक है। तो अब इसके काम पर हमने रिलाई कैसे करना है, मीन इसके वर्क को इवैल्यूएट करना है। कैसे इवैल्यूएट करना है? 4 पॉइंट में देखना है कि इसका वर्क जो है वो प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, डॉक्यूमेंटेड, रिव्यूड है। देखना है इसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन किए हैं टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। देखना है एप्रोप्रिएट कंक्लूजन वर रीच्ड कंसिस्टेंट विद एनी रिपोर्ट्स प्रोड्यूस, मीन इसने जो कंक्लूजन प्रोसीजर के थ्रू निकाले हैं वो कंसिस्टेंट है विद हिज वर्क एंड रिपोर्ट। और हमने देखना है कि अगर कोई अनयूजुअल मैटर था तो वो रिजॉल्व हो चुका है, मीन अगर इसने कोई वीकनेस मैनेजमेंट को बताई थी तो वो रिजॉल्व हो चुकी है। सो कैसे इवैल्यूएट करना है वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन यूजिंग इंटरनल ऑडिट वर्क। डायरेक्ट असिस्टेंस की बात नहीं हो रही, इन यूजिंग इंटरनल ऑडिट वर्क की सूरत में हमने वर्क इवैल्यूएट कैसे करना है। 4 पॉइंट में देखना है कि वर्क प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेड है, एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। थर्डली क्या है, कंक्लूजन जो है वो कंसिस्टेंट है विद हिज रिपोर्ट्स वर्क। और फोर्थली के एक्सेप्शन इश्यूज हैज बीन रिजॉल्व प्रॉपर्ली। हाँ, इसके काम को इवैल्यूएट करने के लिए हमने क्या करना है, कुछ प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने हैं। कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? 4 प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। नंबर 1 हमने क्या करना है, इंक्वायरीज करनी है। कहाँ से? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट स्टाफ से, अबाउट वर्क, भाई क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। नंबर 2, जब ये काम कर रहा होता है तो इसके काम को हमने ऑब्जर्व भी करना है कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। नंबर 3, हमने रिव्यू या इंस्पेक्ट करना है, क्या इसने जो काम किया है, मीन इसके वर्किंग पेपर को, कि वाकई क्या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम किया, वाकई सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हैं। और चूंकि इसके काम पर हम रिलाई करने जा रहे हैं तो इसलिए हमने क्या करना है, इसने जो काम किया है वो हमने रीपरफॉर्म करके भी देखना है।
भाई उसने किया, हमने रीपरफॉर्म करके देखना है, तो अगर हम नहीं करना है तो फिर उसके काम पर रिलाई क्यों करना है? नहीं, हमने जो रीपरफॉर्म करके देखना है वो सैंपल बेसिस पर देखना है, 100% हमने रीपरफॉर्म नहीं करना। सो इसके वर्क को इवैल्यूएट कैसे करना है, देखना है कि वर्क प्रॉपर्ली प्लान्ड, परफॉर्म, डॉक्यूमेंटेड, रिव्यूड है या नहीं, सफिशिएंट एविडेंस हैव बीन ऑब्टेन्ड टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन है या नहीं, इसके कंक्लूजन जो है वो कंसिस्टेंट विद रिपोर्ट है या नहीं, और एनी एक्सेप्शंस, अनयूजुअल मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड। नहीं, इसके काम को इवैल्यूएट करने के लिए हमने प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, तो इंक्वायरीज करनी है इंटरनल ऑडिट स्टाफ से, ऑब्जर्व करने हैं इसके प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, इंस्पेक्शन करनी है इसके वर्किंग पेपर की, और रीपरफॉर्म करना है ऑन सैंपल बेसिस सम ऑफ हिज वर्क ऑलरेडी परफॉर्म्ड। में रीपरफॉर्म करके देखना है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वाकई वही इसने भी ऑब्टेन किए। क्यों, अगर इसने जो रिजल्ट ऑब्टेन किए और हमारे रीपरफॉर्मेंस के थ्रू जो रिजल्ट आए वो डिफरेंट है, जिसमें शायद ये सही काम नहीं कर रहा, फिर इसके काम पर रिलाई नहीं हमें करना चाहिए। तो इन्हें भी एक अच्छा सा रटा लगाना है कि इसके काम को इवैल्यूएट कैसे करना है। नहीं, इसके काम को इवैल्यूएट करते वक्त क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने, ऊपर वालों को आप फैक्टर्स भी कह सकते हैं कि क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं वाइल इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट वर्क इन यूजिंग इंटरनल ऑडिट वर्क, डायरेक्ट असिस्टेंस की सूरत में नहीं। अब वो कहता है कि इंटरनल ऑडिटर के काम को अगर हम यूज करने जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, इन एडवांस इसके साथ कुछ चीजें जो हैं वो एग्री करनी है या कोऑर्डिनेट करनी है। क्या हमने एग्री या कोऑर्डिनेट करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सच वर्क, मीन क्या वर्क है उसकी नेचर क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, एक्सटेंट क्या होगी, मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल्स, मेथड्स ऑफ आइटम सिलेक्शन एंड सैंपल साइज, जो कि रैंडम ही होना चाहिए, सैंपल साइज भी एप्रोप्रिएट होने चाहिए, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग टेक्निक की यूज़ करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म, वर्क की डॉक्यूमेंटेशन होगी या नहीं होगी, जो कि होगी तो हम रिलाई करेंगे, चेक कर सकेंगे, वरना चेक ही नहीं कर सकेंगे, एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, और कब इसका काम हम रिव्यू करेंगे, कब ये हमें रिपोर्ट करेगा, ताकि चेक भी किया जा सके काम ठीक है और हमें जब चाहिए तब हमें मिल भी सके। इसके काम पर अगर हम रिलाई करने जा रहे हैं तो इन एडवांस हमने क्या एग्रीमेंट या कोऑर्डिनेशन करनी है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ सच वर्क, मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड सैंपल साइज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स। हाँ, इसके काम पर हम रिलाई कर रहे हैं, इसके काम को यूज कर रहे हैं, तो हमने वर्किंग पेपर में कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट भी करनी है। क्या, कंक्लूजन अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इट्स वर्क। इन हमने वो जो कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक अप्रोच देखी, तो वहाँ से क्या हमने ड्रॉ किया तो वो हमने डॉक्यूमेंट करना है, और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय हिम ऑन दैट वर्क, और इसने क्या काम किया जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्किंग पेपर भी। तो यहाँ तक हमारा ये एरिया कंप्लीट हो गया कि हमने इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करना है, तो वो यूज़ कैसे करना है। इसके काम को यूज़ करना है तो यूज़ करने से पहले हमने 3 चीज़ें देखनी है, कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। नहीं, इसके काम को हमने यूज करते हुए इवैल्यूएट कैसे करना है, तो 4 चीजें देखनी है, वर्क परफॉर्म्ड, नहीं प्लान, परफॉर्म, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेड, एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड, तीसरा क्या था, कंक्लूजन कंसिस्टेंट विद हिज रिपोर्ट, और चौथा अनयूजुअल मैटर्स आर रिजॉल्व्ड। नहीं, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने इसके काम को यूज करते हुए, तो इंक्वायरी करनी है फ्रॉम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द वर्क परफॉर्म्ड, ऑब्जर्व करने हैं प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन, रिव्यू करना है क्या, डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क, और साथ क्या करना है, रीपरफॉर्म ऑन सैंपल बेसिस सम ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। नहीं, इन एडवांस हमने क्या चीजें एग्री करनी है, नहीं डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है व्हाइल यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो कंक्लूजन अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और दूसरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर। क्या ख्याल है। बीच में हमने एक छोटा सा टॉपिक को छोड़ा कि इंटरनल ऑडिटर के काम पर अगर हम यूज़ करने जा रहे हैं तो इसकी एग्जांपल क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ नॉन जजमेंटल एरिया हो सकता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री हो सकता है, इन्वेंट्री काउंट हो सकता है, ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द सिस्टम हो सकता है, टेस्टिंग कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन हो सकता है, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है लाइक फ्लो चार्ट्स, नेटिव नोट्स,
और रिस्क असेसमेंट, बिजनेस रिस्क असेसमेंट परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम इसके वर्क को यूज करते हैं। जी, यहाँ तक कवर होता है। अब चलते हैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, डायरेक्ट असिस्टेंस में भी। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम कुछ रिक्वेस्ट करके इसे काम परफॉर्म करवा रहे हैं। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो भी ये काम करेगा वो अंडर एक्सटर्नल ऑडिटर सुपरविजन डायरेक्शन करेगा। जबकि इधर क्या था, अंडर एक्सटर्नल ऑडिटर सुपरविजन डायरेक्शन नहीं कर रहा, खुद से कर रहा है, हमने सिर्फ वो यूज़ किया है। जबकि डायरेक्ट असिस्टेंस में जो भी काम करेगा वो अंडर डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर परफॉर्म करेगा। तो उसे क्या नाम देता है, डायरेक्ट असिस्टेंस का। इंटरनल ऑडिटर में नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, में इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करनी अगर इसकी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट अराइज हो रहा है, या इंटरनल ऑडिटर लैक सफिशिएंट कंपिटेंस टू परफॉर्म द प्रपोज्ड वर्क, या इसके पास कंपिटेंस नहीं है डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्क परफॉर्म करने की। इन दो सूरतों में इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करनी खुद से। नंबर 1, कब, जब इसकी थ्रेट्स अराइज हो रहा है इसकी इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी पे असिस्टेंस की वजह से। दूसरा, जब इसके पास असिस्टेंट के लिए जो वर्क कहा गया है वो परफॉर्म करने के लिए कंपिटेंस नहीं है। अब कहता है कि जब भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेने जा रहे हो इंटरनल ऑडिटर से, तो आपने क्या करना है, कोई 4 फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करने हैं। क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, और अगर कोई हाईली जजमेंट इन्वॉल्व है तो फिर आपने डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर से नहीं लेनी। हाँ, लेस जजमेंट इन्वॉल्व है या जजमेंट इन्वॉल्व है ही नहीं तो फिर डायरेक्ट असिस्टेंस ली जा सकती है। दूसरा फैक्टर आपने कंसीडर करना है असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाई है तो फिर आपने डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी, लो है तो उस सूरत में डायरेक्ट असिस्टेंस ली जा सकती है। तीसरा फैक्टर आपने क्या कंसीडर करना है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कंपिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। अगर इंटरनल ऑडिटर के पास कंपिटेंस नहीं है या थ्रेट्स है उसकी इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, तो फिर आपने असिस्टेंस नहीं लेनी। हाँ, अगर कोई थ्रेट नहीं है, उसके पास कंपिटेंस भी है डायरेक्ट असिस्टेंस की, तो फिर असिस्टेंस लेनी है। और चौथा फैक्टर्स आपने कंसीडर करना है वेदर इन एग्रीगेट द एक्सटर्नल ऑडिटर वुड रिमेन सफिशिएंटली इन्वॉल्व्ड इन द ऑडिट। मीन ये काम क्या एक्सटर्नल ऑडिटर से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद परफॉर्म करना है, फिर इससे आपने असिस्टेंस नहीं लेनी। तो 4 फैक्टर कंसीडर करने हैं वाइल इवैल्यूएटिंग डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क। क्या, वर्क इन्वॉल्व जजमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई और लो। थर्डली क्या था, एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस एंड कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। और चौथा, external auditor is sufficiently involved in the work. ISA 610 mainly using the work of internal auditor या reliance on the work of internal auditor के ऊपर हमारे पास एक स्टैंडर्ड ISA 610, और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में क्या चीज़ें पहले देखनी है, कैसे वर्क इवैल्यूएट करना है, ये हमारी बातें की हुई नहीं है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बातें की हुई हैं। कौन सा स्टैंडर्ड है, ISA 610। ISA 610 प्रिकुलेट्स मीन अलाउ नहीं करता फॉलोइंग सिचुएशन में डायरेक्ट असिस्टेंस लेना। तो 4 जगहों पे डायरेक्ट असिस्टेंस लेना स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता। नंबर 1 क्या है कि जहाँ पे वर्क में सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, मीन बहुत ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। नंबर 2, जहाँ पे रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट जो है वो हायर है, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। नंबर 3 वो कहता है रिलेट टू द वर्क विद विच इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व्ड एंड विच हैव ऑलरेडी बीन और विल बी रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और दो चार्ज गवर्नेंस बाय इंटरनल ऑडिटर। मीन अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर ने ही परफॉर्म किया है और उसी से चेकिंग से रिलेटेड आप डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले रहे हो, तो फिर आप नहीं ले सकते, कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की सूरत में नहीं ले सकते डायरेक्ट असिस्टेंस। नंबर 4 वो कहता है रिलेटिंग टू द डिसीजन ऑफ यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर आर यूजिंग हिज डायरेक्ट असिस्टेंस। मीन ऐसा काम जिसमें आपने इंटरनल ऑडिटर के काम के ऊपर ही डिसीजन लेना है, और वो किस लिए लेना है, एक्सटर्नल ऑडिटर ने, तो वहाँ पे फिर आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। तो 4 सूरतों में इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी अगर हाईली जजमेंट इन्वॉल्व है इन द वर्क, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई है, कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
मीन वही काम इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किया है जो आप इसे करवाने जा रहे हो। और चौथा, जहाँ पे आपने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को ही इवैल्यूएट करना है, मीन वर्क रिलेटिंग टू एक्सटर्नल ऑडिटर हिमसेल्फ है, तो वहाँ पे आपने डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। क्या पढ़ा हमने डायरेक्ट असिस्टेंस में कि इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करनी जब थ्रेट्स और इंडिपेंडेंस हो या कंपिटेंस ना हो। 4 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं डायरेक्ट असिस्टेंस में: लेवल ऑफ जजमेंट, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, थ्रेट्स एंड कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वर्क। 4 जगहों पे आपने डायरेक्ट असिस्टेंस बीइंग एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं लेनी। क्यों? ISAs इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग किसने फॉलो करने हैं? ऑडिट करने वाले मीन एक्सटर्नल ऑडिटर ने। तो स्टैंडर्ड कहता है 4 जगहों पे आपने डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। यहाँ पे हाईली जजमेंटल वर्क इन्वॉल्व हो, यहाँ पे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हाई हो, जहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर का इंटरनल ऑडिटर का वर्क कन्फ्लिक्टिंग हो, और जहाँ पे आपने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को ही चेक करना है। क्लियर होती है बात? अब कहता है कि अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेने जा रहे हो तो आपने क्या करना है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को कैसे यूज़ करना है। यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। तो कैसे यूज़ करना है? आपने सबसे पहले एक रिटर्न एग्रीमेंट करना है क्लाइंट मैनेजमेंट के साथ कि भाई हम आपके इंटरनल ऑडिटर से कुछ काम करवाने जा रहे हैं, मीन असिस्टेंस लेने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। क्योंकि अगर क्लाइंट से आपने परमिशन नहीं ली, क्लाइंट की मैनेजमेंट से परमिशन नहीं ली, तो शायद फिर वो ड्यूरिंग डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर को प्रेशराइज करेंगे या उसे रोक देंगे, तो फिर हमारा वो काम ज़ाया हो जाएगा, हमें खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा। पर हमें हो सकता है उतना स्टाफ या टाइम ना हो परफॉर्म करने के लिए, तो उससे मसले आ सकते हैं ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस में जा रहे हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंपनी की मैनेजमेंट से रिटर्न एग्रीमेंट साइन करवाना है दैट दे विल नॉट इन्फ्लुएंस इंटरनल ऑडिटर while providing us direct assistance। दूसरा आपने क्या करना है, एक रिटर्न एग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर के साथ भी साइन करना है कि भाई जो काम हम आपसे करवाने जा रहे हैं इसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है और मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट नहीं करना। क्योंकि इसमें कई काम ऐसे होंगे जिसमें मैनेजमेंट के काम की चेकिंग कर रहे हैं, और अगर वो इंटरनल ऑडिटर से परफॉर्म करवा रहे हैं तो इसको कहना है कि भाई वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करना। तीसरा आपने क्या करना है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर भी देनी है। क्या? इट मस्ट बी सफिशिएंट ऑर्डर टू सेटिस्फाई दैट इंटरनल ऑडिटर हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मीन हमने इंश्योर करना है कि उसके पास एविडेंस हैं काम से रिलेटेड, और एक्सटर्नल ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट थ्रेट, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस, और उसकी ऑब्जेक्टिविटी और थ्रेट्स को भी देखना है। सो कैसे हमने यूज करना है वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन डायरेक्ट असिस्टेंस, इन यूजिंग वर्क इन इनडायरेक्ट असिस्टेंस। इनडायरेक्ट असिस्टेंस क्या करना है, पहले एग्रीमेंट लेना है रिटर्न विद क्लाइंट मैनेजमेंट रिगार्डिंग परमिशन टू द इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर। रिटर्न एग्रीमेंट साइन करना है इंटरनल ऑडिटर के साथ भी दैट ही विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैटर्स। और थर्डली क्या करना है, हमने क्या करना है, उसके वर्क की डायरेक्शन सुपरविजन भी करनी है। कैसे? देखना है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है, और देखना है कि इसकी कंपिटेंस मेंटेन्ड है और इसकी इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट अराइज नहीं हो रहा। सो क्या पढ़ लिया डायरेक्ट असिस्टेंस में? डायरेक्ट असिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि वर्क परफॉर्म करना इंटरनल ऑडिटर ने अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। 2 जगहों पे इसने डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करनी जब इसके पास कंपिटेंस नहीं है या थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस है। 4 फैक्टर्स हमने क्या कंसीडर करने हैं व्हाइल ऑब्टेनिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर: लेवल ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस, कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एंड एक्सटर्नल ऑडिटर इज सफिशिएंटली इन्वॉल्वड इन द वर्क। 4 जगहों पे हमने डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। हाई लेवल ऑफ जजमेंट वर्क इन्वॉल्व, हाई लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, conflicting responsibilities are where the work relating to evaluation of internal audit work। कैसे यूज करना है डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिटर का काम?
रिटर्न एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट विद ऑडिटर, और डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करना है कैसे, थ्रेट्स और कंपिटेंस को देखते हुए, और देखना है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर। क्लियर होती है बातें? रटा रटा रटा। अब अगर हम डायरेक्ट असिस्टेंस में जा रहे हैं तो उस सूरत में क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए? तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमने डॉक्यूमेंट करना है कि हमने थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को कैसे इंश्योर किया। डॉक्यूमेंटेशन करनी है किसकी? इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस रिलेटेड, कि हमने कैसे चेक किया ठीक था या नहीं था। डॉक्यूमेंटेशन करनी है बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। किन बेसिस पर हमने इसके वर्क परफॉर्म की, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देखी है। डॉक्यूमेंट करना है हु रिव्यूड द वर्क परफॉर्म्ड एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ दैट रिव्यू। डॉक्यूमेंट करना है क्या? रिटर्न एग्रीमेंट जो हमने क्लाइंट से लिया और वर्किंग पेपर जो इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किए काम से रिलेटेड वो। सो क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है? एक तो इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर डॉक्यूमेंट करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट करनी है बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग नेचर एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। तीसरा हमने डॉक्यूमेंट करना है हु रिव्यूड द वर्क परफॉर्म्ड डेट विद डेट। डॉक्यूमेंट करना है क्या? बोथ एग्रीमेंट विद क्लाइंट एंड इंटरनल ऑडिटर रिगार्डिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। और डॉक्यूमेंट करना है वर्किंग पेपर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर इन डायरेक्ट असिस्टेंस। सो क्या पढ़ लिया डायरेक्ट असिस्टेंस में हमने कि इसके काम पर रिलाई या वैल्यूट करते हुए चार फैक्टर्स क्या कंसीडर करने हैं? नहीं, डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या चार चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं? नहीं, डायरेक्ट असिस्टेंस में हमने कैसे इवैल्यूएट करना है? तो 3 पॉइंट। और क्या वर्क डॉक्यूमेंट करना है डायरेक्ट असिस्टेंस में? क्या ख्याल है? The external auditor shall communicate the planned use of work of internal audit function to those charged with governance for their understanding of the proposed audit approach। मीन आपने ऑलवेज जब भी उसके काम को आप यूज़ करने जा रहे हो या डायरेक्ट असिस्टेंस लेने जा रहे हो तो दो चार्ज विद गवर्नेंस को आपने कम्युनिकेट करना ही करना होता है। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ किया है या उससे कोई डायरेक्ट असिस्टेंस ली है तो क्या ये चीज़ हमें ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करनी चाहिए? क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ किया है या उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ली है तो क्या ये चीज़ हमें ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करनी चाहिए? कभी भी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक्सटर्नल ऑडिटर की। कल को अगर हमारी रिपोर्ट रॉन्ग हो जाती है इंटरनल ऑडिटर के किसी गलत काम की वजह से, तो हम रिपोर्ट में ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ काम इंटरनल ऑडिटर ने किया था। नहीं, रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। इसलिए इसके काम को यूज़ करना है या इससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है या नहीं लेनी है, किसने डिसाइड करना है? एक्सटर्नल ऑडिटर ने। कैसे? इसकी कॉम्पिटेंस, इसकी ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच को देखते हुए वो चीज़ें ठीक हैं तो इसके वर्क को यूज़ करना है या इसे डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है, वरना नहीं लेनी। और अगर ली है डायरेक्ट असिस्टेंस या इसके काम को यूज़ किया है, अपना वर्क रिड्यूस करने के लिए किया है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हम ही होंगे। इसलिए इसके काम को इवैल्यूएट करना है। बस इसने काम कर दिया, हमने कहा ठीक है वर्किंग पेपर में इंक्लूड कर दो, नहीं, हम उसके वर्क को यूज़ कर रहे हैं तब भी इवैल्यूएट करना है। 4.4 प्रोसीजर परफॉर्म करके डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं तो फिर भी इसके वर्क को यूज़ करना है। कैसे? वो 3 पॉइंट्स के थ्रू। डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, रिस्पॉन्सिबल हम ही होंगे। इसलिए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कभी भी ये चीज़ हाईलाइट नहीं की जाएगी कि ये फ़लाँ काम इंटरनल ऑडिटर का हमने यूज़ किया या ये हमने उससे डायरेक्ट असिस्टेंस के थ्रू करवाया, नहीं, कभी भी हाईलाइट नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमारा रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ अदर्स में इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंप्लीट हो गया कि हमने इंटरनल ऑडिटर के काम पर कैसे रिलाई करना है। अब हम चलते हैं हमारा इस चैप्टर का सेकंड एरिया, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को हमने कहाँ पे यूज़ करना है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए एक्सपर्ट है कौन। कहते एक्सपर्ट कौन है? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मीन कोई बंदा भी हो सकता है, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है,
हैविंग ए नॉलेज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। क्यों? अकाउंटिंग ऑडिटिंग में हमसे बड़ा एक्सपर्ट नहीं है। हैविंग नॉलेज इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, whose work is used by the auditor, जिसके काम को हमने यूज करना है, किस लिए? To obtain sufficient appropriate audit evidence। लाइक कंपनी का कोई एसेट है, बड़ा यूनिक नेचर का है, सपोज हम कंपनी का ऑडिट करने गए तो उसकी इन्वेंट्री में हमने देखा बड़ी ही एक्सपेंसिव हैवी अमाउंट से कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी आ रही है इन्वेंट्री में। हमने मैनेजर से पूछा भैया किधर है ज्वेलरी? उन्होंने कहा ये देखिए ये पड़ी गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी है, ये देखें इसकी इतनी वैल्यू। अब वो चमक तो रही है, क्या चमकती चीज़ सोना होती है? हम तो नहीं जज कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें? किसी ज्वेलर को बुलाना पड़ेगा ना, जो आके बताएगा ये गोल्ड भी है या नहीं। गोल्ड है तो कितने कैरेट है, 20 कैरेट है, 22, 24, क्यों? जितने कैरेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू डिफरेंट होती है। ये बीच में जो नगीना चमक रहा है ये ओरिजिनल डायमंड भी है या नहीं? क्यों? ओरिजिनल डायमंड है तो उसकी बड़ी वैल्यू है, वर्थ है। और अगर ऐसी कोई नागशा का लगा हुआ है, डायमंड है ही नहीं, तो फिर उसकी वैल्यू शायद कम है। तो कौन बताएगा हमें? ज्वेलर। ये ज्वेलर कौन है? एक्सपर्ट। एक कंपनी का हम ऑडिट करने गए जिसका नाम है टोटल पार्को। क्या करते हैं? गैस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल ये सेल करते हैं। अब उनकी इन्वेंट्री में ऑयल एंड गैस रिजर्व आ रहे हैं काफ़ी हैवी अमाउंट के। हमने उनसे पूछा भैया कहाँ ये ऑयल और गैस? उन्होंने कहा ये देखें ये ज़मीन के अंदर। अब हम कैसे देखेंगे कि अंदर वाकई इतना ऑयल और इतनी गैस है जितनी लिखी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? देख सकते हैं नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, किसी इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा जो आके उसकी मेजरमेंट करके हमें देगा। क्यों? हमें तो ये भी नहीं पता मेजरमेंट किस में करनी है, गैस है केजी में करनी है, लीटर में करनी है, ऑयल की लीटर में करनी है, किस चीज़ में करनी है। तो हमें मेजरमेंट करके बताएंगे कि वाकई ही इतनी क्वांटिटी के ऑयल एंड गैस रिजर्व हैं और इतनी वैल्यू बनती है। ये कौन है? एक्सपर्ट। कंपनी ने कहा जी ये हमारी जो है सपोज कहाँ पे, MM आलम रोड पे जी एक प्रॉपर्टी है और कोई अरबों खरबों रुपए की है और उसकी वैल्यू लिख दी कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसेट के अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा वाकई इतने अरबों खरबों की? किसी प्रॉपर्टी वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन लगवाना पड़ेगी कि भाई ये एरिया के अकॉर्डिंगली क्या वाकई इसकी इतनी वैल्यू बनती है। सपोज 3 मरले की जगह, 3 मरले की 3 दुकानें, तो अरबों खरबों की तो नहीं हो सकती। हो भी सकती है अगर वाकई बड़ी हॉट प्लेस में, तो किसी प्रॉपर्टी डीलर को बुलाएंगे जो वैल्यू निकाल के हमें देगा। वो कौन है? एक्सपर्ट। कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल केसेस चल रहे थे, लीगल केसेस चल रहे थे। अब हमें देखना है कि इस केस की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज होनी चाहिए पर IAS 37। पॉसिबिलिटी है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए। अब ये प्रोबेबिलिटी ये पॉसिबिलिटी कौन बताएगा? एक लॉयर हमें बताएगा। वो लॉयर कौन है? एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट है कौन? वो बंदा जिसके पास अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नॉलेज है। कोई ज्वेलर है, कोई लॉयर है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई इंजीनियर है, जिसके नॉलेज को, वर्क को हमने यूज करना है किस लिए? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ख्याल है? तो एक्सपर्ट की पहले उसने हमें कुछ एग्जांपल्स दे दी कि एक्सपर्ट हैं कौन कौन। डेफिनेशन तो दे दी, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु हैज एक्सपर्टीज फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड इज यूज्ड बाय ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग एविडेंस। एग्जांपल क्या है? कहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है? एक्चुअरियल वैल्यूएशन। एक्चुअरियल वैल्यूएशन ये कोई स्पेशल इस किस्म की वैल्यूएशन होती हैं जो IAS 19 शायद आप फाइनल की अकाउंटिंग में पढ़ोगे तो फिर समझ आएगी। इसलिए अभी एक्चुअरियल के वर्ड में हम नहीं जा रहे, क्यों? कह लो कोई स्पेशलिस्ट वैल्यूएशन करनी है तो वहाँ पे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन है? एक्सपर्ट। नीचे वाली एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे। इंजीनियरिंग डाटा लाइक एस्टिमेशन ऑफ लाइफ ऑफ मशीनरी है, तो इंजीनियर निकाल के देगा कितनी लाइफ है ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे डेप्रिसिएशन कितनी बनती है। तो इंजीनियर कौन है? एक्सपर्ट। वैल्यूएशन ऑफ एसेट स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री लाइक ज्वेलरी, ज्वेलर से वैल्यू निकलवाएंगे। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल टैक्स इश्यूज, कोई कॉम्प्लेक्स टैक्स इश्यूज हैं तो वो हमें किसी टैक्स कंसल्टेंट से पूछना पड़ेगा, तो उस सूरत में एक्सपर्ट की जरूरत है। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व है, IT एक्सपर्टीज है। क्या ख्याल है? IT कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं है, तो सेट में हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। या फिर क्या है, कोई लीगल ओपिनियन, लीगल केसेस हैं तो उसमें हमें वैल्यू निकलवाने के लिए पूछना है प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तो ये क्या है? एक्सपर्ट।
कुछ 4-5 एग्जाम्पल हमें देनी आनी चाहिए कहाँ पे हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो एक्सपर्ट हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक्सपर्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट और एक होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? वो एक्सपर्ट जो क्लाइंट कंपनी की मैनेजमेंट का जानने वाला है, उनका रेंज किया हुआ बंदा है। क्लाइंट कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। ऑडिटर एक्सपर्ट कौन है? वो एक्सपर्ट जो हमारा ऑडिटर का जानने वाला है, हमारा रेंज किया हुआ है, हमारी फर्म का एम्प्लॉय भी हो सकता है। सपोज अगर हमारी फर्म जो है वो ऑडिटर्स एंड लॉयर फर्म्स है, तो लॉयर कौन होगा? हमारी फर्म का बंदा। तो एक्सपर्ट मैनेजमेंट का प्रोवाइड किया हुआ भी हो सकता है, ऑडिटर का अरेंज किया भी हो सकता है। ज्यादा रिलायबल कौन है? मैं किसके काम पर ज्यादा रिलाई करना चाहिए, मैनेजमेंट या ऑडिटर्स? ऑलवेज ऑडिटर्स एक्सपर्ट। क्यों? मैनेजमेंट एक्सपर्ट वही कहेगा जो कंपनी की मैनेजमेंट चाहती है, इसलिए हमें ज्यादा किस पे रिलाई करना चाहिए? ऑडिटर्स एक्सपर्ट के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ISA 620, जो कहता है कि बेशक एक्सपर्ट ऑडिटर्स एक्सपर्ट है, फिर भी उसके काम पर आंखें बंद करके आपने रिलाई नहीं करना। बिफोर प्लेसिंग रिलायंस मीन एक्सपर्ट के काम पर रिलाई करने से पहले आपको चेक करना है क्या उसकी क्वालिफिकेशन के क्वालिफाइड है या नहीं। इंजीनियर है, लॉयर है, तो क्वालिफाइड है या नहीं। उसका एक्सपीरियंस, ये काम हम जो इसे करवाने जा रहे हैं ये करने के काबिल है या नहीं है, पास में इसने कभी ऐसा काम किया है या नहीं किया है। उसकी रेपुटेशन कि पास में अगर काम किया है तो इसकी रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक थी, जिसे प्रीवियस ऑडिटर से भी पूछा जा सकता है अगर उन्होंने इस एक्सपर्ट को यूज किया तो। क्या ख्याल है? साथ क्या चेक करना है? मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, कि ये किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं या नहीं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ICAP के मेंबर होते हैं, और कभी हम जिंदगी में प्रैक्टिस में गंद घोलें, रॉन्ग रिपोर्ट दें, जानबूझ के फ्रॉड करें, तो ICAP हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उस तरह से हमने भी देखना है ये लॉयर इंजीनियर अगर हम यूज़ करें तो किसी बॉडी के मेंबर हैं या नहीं। क्यों? बॉडी के मेंबर है तो बड़ा केयरफुली काम करेंगे। क्यों? इन्हें पता है कि अगर गंद गोला तो हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो देखना है ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है या नहीं। साथ क्या देखना है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन हिज वर्क, इसके काम में जो है वो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं या नहीं होते। ऐसी हवा में तो नहीं वैल्यू निकाल के देता, अकॉर्डिंग टू रूल्स पॉलिसी प्रोसीजर काम करता है या नहीं करता। तो क्या देखना है? एक्सपर्ट के काम पर रिलाई करने से पहले इसकी क्वालिफिकेशन, कैसे इसकी सर्टिफिकेट देखे जा सकते हैं, बॉडी से कंफर्मेशन की जा सकती हैं, एक्सपीरियंस इससे इंक्वायरी करके पूछा जा सकता है, रेपुटेशन प्रीवियस ऑडिटर से पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन हिज वर्क इससे इंक्वायरी की जा सकती है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट देखे जा सकते हैं, इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिज इंडिपेंडेंस, कि कहीं दूर दूर तक इसका क्लाइंट कंपनी की मैनेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, कहीं ये कंपनी की मैनेजमेंट के प्रेशर में काम तो नहीं करता। स्पेशली मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो कि इंडिपेंडेंट बहुत काम होता है। हाँ, ऑडिटर एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी देखना है कि कोई थ्रेट्स नहीं है इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, कोई पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसका अलाइन नहीं है इस काम से रिलेटेड या इस कंपनी से रिलेटेड। सो बिफोर प्लेसिंग लाइंस ऑन इंटरनल एक्सपर्ट हमने क्या चीज़ें चेक करनी है? इसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, मेंबरशिप प्रोफेशनल बॉडी, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, और क्या चेक करना है? इसकी इंडिपेंडेंस। हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें बुक में, आप देखते हैं क्या क्या हैं एक्सपर्ट से रिलेटेड। तो कहता है जी एक्सपर्ट की एग्जांपल तो हमने दे दी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ ही यूजेस एक्सपर्ट एंड इन एन ऑडिट, तो इवैल्यूएट करनी है इसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, कैसे इवैल्यूएट करनी है। एक्सपर्ट की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने देखनी है, कैसे कि मेंबरशिप ऑफ बॉडी है या नहीं है। एक्सपीरियंस, रेपुटेशन देखना है काम से रिलेटेड, और इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सपर्ट आपने देखनी है, वेदर एक्सपर्ट हैज़ इंटरेस्ट और रिलेशनशिप विद क्लाइंट लाइक फाइनेंशियल, बिजनेस, पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है। मेनली तीन ही चीज़ें देखनी है, क्या? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन और इंडिपेंडेंस।
कैसे ये चीज़ें देखनी है, उसके लिए कुछ सोर्सेज हैं। क्या पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ द एक्सपर्ट आपने देखना है, जहाँ से रेपुटेशन आपको पता चल जाएगी। डिस्कशन विद एक्सपर्ट करना है, जिससे स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन है या नहीं, कितना एक्सपीरियंस है, उससे डिस्कशन इंक्वायरी भी हो सकती है इससे। डिस्कशन विद अदर ऑडिटर और ऑडिटर हु आर फेमिलियर विद एक्सपर्ट वर्क, लाइक प्रीवियस ऑडिटर से भी पूछा जा सकता है अगर उसने इसका काम यूज़ किया था तो। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी और इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्री से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है इसकी रेपुटेशन के बारे में। पब्लिश्ड पेपर्स आर बुक्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट, तो वहाँ से पता चल जाएगा इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कितना है। एंड ऑडिटर्स फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर, और उसके वर्क की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर भी देखने हैं, जिससे पता चलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन इज वर्क है या नहीं। तो कैसे हमने इवैल्यूएट करनी है, क्या कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, इसकी क्वालिफिकेशन देखनी है, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन देखना है, इंडिपेंडेंस देखनी है। हाँ, ये देखने के लिए इसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करने के लिए सोर्सेज क्या हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, डिस्कशन विद एक्सपर्ट है, अदर ऑडिटर से इंफॉर्मेशन है, प्रोफेशनल बॉडी इंडस्ट्री से इंफॉर्मेशन है, पब्लिश्ड बुक्स या पेपर से इंफॉर्मेशन है, या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर से भी इंफॉर्मेशन, मीन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कोई बॉडी परफॉर्म करती है तो वहाँ से पता चल जाएगा। क्या ख्याल है? अब कहता है कि ऑब्टेनिंग है, आपने क्या करना है, अगर एक्सपर्ट के काम पर रिलाई करने जा रहे हो तो कुछ 4 चीज़ें आपने इससे पहले इन एडवांस जो है वो एग्री करनी है। क्या एग्री करनी है? एक तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स वर्क, मीन क्या इसने काम हमें करके देना। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होंगी इस काम से रिलेटेड, मीन कब कब इसने हमें क्या क्या रिपोर्ट करना है। नंबर 3, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट किस टाइप की ये देगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ये हमें रिपोर्ट करेगा। और नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट के भाई ये बातें आपने किसी और तक कम्युनिकेट नहीं करनी, स्पेशली कंपनी की मैनेजमेंट तक। ये 4 चीज़ें हमने क्या करना है इसके साथ इन एडवांस एग्री करनी है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिज वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म्ड बाय द एक्सपर्ट, नंबर 3 फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट बाय एक्सपर्ट, एंड नंबर 4 ही विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैटर्स। तो एक्सपर्ट कौन है, कहाँ पे इसकी यूज़ होता है, नहीं इसके कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज़, ऑब्जेक्टिविटी को कैसे इवैल्यूएट करना है और उसकी इवैल्यूएशन के सोर्सेज क्या हैं, नहीं इन एडवांस हमने क्या चीज़ें एक्सपर्ट के साथ एग्री करनी है। अब बात करते हैं कि अगर हम एक्सपर्ट के काम पर रिलाई करने जा रहे हैं तो इसके काम को हमने इवैल्यूएट कैसे करना है। कहते हैं जी आपने कैसे इवैल्यूएट करना है। नंबर 1 आपने देखना है कि इसके काम की एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और रेलेवेंस टू सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा है। नंबर 2 आपने देखना है कि रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड मेथड, मीन मेथड अजम्पशन जो इसने यूज़ किए हैं वो भी रीजनेबल हैं। तीसरा आपने देखना है कि इसकी फाइंडिंग और कंक्लूजन रीजनेबल है। और चौथा आपने देखना है कि वो फाइंडिंग और कंक्लूजन कंसिस्टेंट हैं विद ऑडिट एविडेंस अपडेट। तो 4 तरह से हमने इस एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करना है। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेलेवेंस ऑफ सोर्स डाटा, रेलेवेंस ऑफ assumption and method used, reasonableness of findings and conclusions are consistent with audit evidence obtained। हाँ, अगर ये चारों चीज़ें हमें ठीक नहीं नज़र आती, मीन हमें इसका काम ठीक नहीं नज़र आता, तो फिर हमने क्या करना है, एग्री करना है एक्सपर्ट के साथ, फर्दर वर्क भाई दोबारा परफॉर्म करो या कुछ और करो। परफॉर्म करने हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टांसिस, खुद से भी कुछ प्रोसीजर आप परफॉर्म करने हैं। और अगर हम इसके काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हमें किसी सेकंड एक्सपर्ट को हायर करना है, कंसल्ट करना है। एक्सपर्ट के काम को कैसे इवैल्यूएट करना है, 4 पॉइंट। अगर हम इसके वर्क से सेटिस्फाई नहीं है तो 3 पॉइंट रटा। वो कहते हैं कि क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्सपर्ट के काम का से रिलेटेड हमने रेफरेंस देना है कि हमने फलां जगहों पे एक्सपर्ट का काम यूज़ किया था, तो नहीं देना। हाँ, अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो फिर देना है, वरना नहीं। लीगल रिक्वायरमेंट कहाँ पे हो सकती है कि सपोज आपने कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दी, मीन क्वालिफाइड रिपोर्ट दी, भाई कोई एसेट ओवर वैल्यू था, आपने रिपोर्ट कंपनी के अगेंस्ट दे दी, क्वालिफाई कर दी, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ता है क्यों आपने अगेंस्ट दी।
मीन वैल्यू कितनी बनती है, आपने ये इतनी बनती कैसे जज किया, तो फिर आप बताओ कि फलां एक्सपर्ट से मैंने ये ओपिनियन ली थी या वैल्यू लगवाई थी, इसलिए वैल्यू इसकी एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली इतनी बनती है, मैंने इतनी लिखी हुई है तो इसलिए हम ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट दे रहे हैं। तो वहाँ पे एक्सपर्ट का रेफरेंस रिपोर्ट में दिया जा सकता है अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो। साथ आपने क्या करना है, एक्सपर्ट से परमिशन भी लेनी है कि भाई हम आपका नाम यूज़ करने जा रहे हैं। हाँ, अगर लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो कभी भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्सपर्ट का रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। तो क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्सपर्ट का रेफरेंस देना है? तो नहीं देना इफ देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट। हाँ, इफ देयर इज लीगल रिक्वायरमेंट तो दिया जा सकता है इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, बट परमिशन शुड बी obtained फ्रॉम द एक्सपर्ट एज वेल। सो चैप्टर 11 हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चैप्टर के स्टार्ट में हमने पहले इंटरनल ऑडिटर को पढ़ा। बेसिकली चैप्टर का नाम रिलायंस ऑन अदर्स था, लेकिन पहले हमने इंटरनल ऑडिटर को पढ़ा कि इंटरनल ऑडिटर होता कौन है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, इंटरनल ऑडिटर के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की जा सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर में डिफरेंस क्या है। फिर हमने पढ़ा रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ अदर कि ड्यूरिंग ऑडिट हमें रिलाई करना पड़ता है इंटरनल ऑडिटर के काम पर या एक्सपर्ट के काम पर। हाँ, इंटरनल ऑडिटर के काम को हम दो तरह से रिलाई करते हैं, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट की सूरत में और दूसरा डायरेक्ट असिस्टेंस की सूरत में। दोनों में डिफरेंस क्या है? किधर वर्क परफॉर्म्ड प्लान परफॉर्म्ड होगा विदाउट एक्सटर्नल ऑडिटर सुपरविजन, जबकि इसमें वर्क प्लान परफॉर्म्ड होगा अंडर डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। सो यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पहले हमने कवर किया कि इसके काम पर अगर हम रिलाई करने जा रहे हैं तो हमने क्या चीज़ें चेक करनी है, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, और तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर ठीक नहीं है तो हमें ऑडिट कंटिन्यू नहीं करना। कहाँ पे हम इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ करते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, एरियाज़ क्या हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, लेकिन कौन से, नॉन जजमेंटल एरिया में, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द सिस्टम, कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन या बिजनेस रिस्क असेसमेंट परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर की सूरत में। नहीं, इसके काम को यूज़ करने जा रहे हैं तो वर्क को इवैल्यूएट करते वक्त क्या चार फैक्टर कंसिडर करने हैं, देखना है कि वर्क प्रॉपर्ली प्लान परफॉर्म रिव्यू डॉक्यूमेंटेड है या नहीं, एविडेंस प्रॉपर्ली ऑब्टेन किए गए हैं या नहीं किए गए, क्या ख्याल है, एविडेंस प्रॉपर्ली ऑब्टेन किए गए हैं या नहीं किए गए। तीसरा देखना है कि कंक्लूजन जो है वो कंसिस्टेंट विद रिपोर्ट्स हैं या नहीं, और चौथा देखना है अगर कोई अनयूजुअल मैटर थे तो रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। नहीं, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में हमने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट में हमने ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, तो चार प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, इंक्वायरी फ्रॉम द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन लाइक वर्किंग पेपर ऑफ इंटरनल ऑडिटर, री-परफॉर्म ऑन अ सैंपल बेसिस सम ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। क्या ख्याल है? नहीं, अगर हम इसके वर्क को यूज़ करने जा रहे हैं तो उसमें हमने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन किन चीज़ों की करनी है, क्या ख्याल है? तो दो चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एक तो इसके वर्क की एडिक्वेसी और दूसरा इसने जो वर्क परफॉर्म किया उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। क्या चीज़ें हमने स्टार्ट में एग्री करनी है इंटरनल ऑडिटर के साथ, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ वर्क, मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, method of selection and sample size, documentation of the work performed and review and reporting procedure। रटा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ। फिर हम चले गए डायरेक्ट असिस्टेंस में। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है, कहाँ पे से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं देनी चाहिए जब कंप्लेंट्स नहीं है और थ्रेट्स है। डायरेक्ट असिस्टेंस लेने जा रहे हैं तो क्या चार फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, नहीं चार जगह वो बताएं जहाँ पे हमने डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। डायरेक्ट असिस्टेंस में हमने इसके काम को यूज़ कैसे करना है, तो दो हमारे पास जो है वो एग्रीमेंट थे और तीसरा हमने डायरेक्शन सुपरविजन भी करनी इसके काम की। डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, डायरेक्ट असिस्टेंस में पांच चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। एक तो थ्रेट्स और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस की वैल्यूएशन, डिसीजन जो है वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क पर डायरेक्ट असिस्टेंस का बेसिस, वर्क परफॉर्म्ड और रिव्यू की डॉक्यूमेंटेशन, और रिटर्न एग्रीमेंट मैनेजमेंट के साथ और इंटरनल ऑडिटर के साथ रिगार्डिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, और उसने जो वर्क परफॉर्म किया उसके वर्किंग पेपर्स।
फिर हम चले गए एक्सपर्ट की सूरत में। एक्सपर्ट की एग्जांपल्स हमने दे दी, एक्सपर्ट को डिफ़ाइन कर दिया। एक्सपर्ट के काम पर रिलाई करने से पहले क्या चीज़ें चेक करनी है, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, इंडिपेंडेंस, कैसे को 5 सोर्सेज भी हमारे पास 6। एक्सपर्ट के काम पर हम रिलाई करने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें इन एडवांस एग्री करनी है, 4 पॉइंट। कैसे इसके वर्क को, एक्सपर्ट के वर्क को इवैल्यूएट करना है, तो एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा देखनी है। इवैल्यूएट करनी है रेलेवेंस ऑफ सिग्निफिकेंट असम्पशन एंड मेथड यूज्ड। इवैल्यूएट करना है रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स, एंड इवैल्यूएट कंक्लूजन्स आर कंसिस्टेंट विद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। हाँ, अगर इसके काम से हम एग्री नहीं है तो क्या करना है, एडिशनल वर्क एग्री करना है, एडिशनल प्रोसीजर हमें खुद से परफॉर्म करने हैं, और क्या करना है, हमें सेकंड एक्सपर्ट को कंसल्ट करना है। क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस देना है या नहीं देना, तो दिया जा सकता है। अगर लॉ रिक्वायर कर रहा है या ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई की जा रही हैं तो उससे एडिट हमें परमिशन भी चाहिए, किससे, एक्सपर्ट से। सो चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। छोटा सा चैप्टर था, कोई औखा चैप्टर नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा है। अभी प्रीवियस पेपर में एग्जामिनर ने 13 मार्क्स के लिए टेस्ट किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पास में टेस्ट हुए हैं, और उसके बाद लेक्चर हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर विद क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 11।